तो जरा इस टर्म को देखा जाए, ये है क्या? जैसे मान लीजिए मैं मास को तो नीचे लाया था, ये वाला टर्म क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी है क्या? तो आप कहोगे हाँ करेक्ट बात है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के केस में या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये कितनी आती है? वर्क डन बाय ग्रेविटी का निगेटिव आता है। अपन लोग जो ग्रेविटी होती है उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो अब ऐसे भी इसको बुला सकते हैं कि माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी। अभी फिलहाल के लिए आप लिख लीजिए ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्या कंजर्वेटिव फोर्स है उसे पढ़ेंगे अपन लोग, बट थोड़ा सा आप पहले इसको नोट करिए। हो गया सर। ठीक, तो जरा देखो इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी अपन के पास रहेगा, इसे बोलेंगे डी यू इक्वल टू माइनस, ठीक है, और डिफरेंशियल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डी डब्ल्यू सी। आप इसको भी ऐसे नोट कर लीजिएगा, डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू सी, ठीक। अच्छा, और क्या नोट हो गया बेटा? यस सर। यस सर। और थोड़े से कुछ अपन लोग डायग्राम में पोटेंशियल एनर्जी निकालना भी जरा सीख लेते हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। सपोज मेरे पास एक कोई रॉड हो, ठीक है ना, ये रॉड है, आपने ग्राउंड पे इसे स्ट्रेट खड़ा कर दिया, इसकी हाइट है h, ठीक है, मास m है। इसका पोटेंशियल एनर्जी अपन लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे अपन लोग? तो हम लोग बोलेंगे देखो ये मास m है, इस रॉड का हाइट h है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब जहां पे आप टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हो, वो कितना होगा? h/2 होगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे अपन लोग? लिखेंगे mgh/2, करेक्ट है ना, अगर रेफरेंस डेटम मेरा ये है तो। करेक्ट है, रेफरेंस डेटम मानना बहुत जरूरी होता है, इसमें रेफरेंस डेटम के बाद ही आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अपन के पास एक कोई टेबल है और टेबल्स पे एक चेन है जिसका मास है m, लेंथ है l, और इस लेंथ का l/3 पोर्शन ये नीचे हैंग कर रहा है और 2l/3 पोर्शन ऊपर है, ठीक है। मास टोटल m था। रेफरेंस डेटम अगर टेबल है, ठीक है ना, तो आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। और रेफरेंस डेटम अगर आपका, मतलब मैं इसको रेफरेंस डेटम 1 बोल दे रहा हूँ, तो आप u1 लिखिएगा। और अगर रेफरेंस डेटम यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ये वाला लेवल को, तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी u2 लिखिएगा, ठीक है। तो जरा u1 एंड u2 आप लिखिए, क्या लिखा जाएगा?
सर U1 माइनस MGL में 9 है। अच्छा, U1 की वैल्यू माइनस MGL/9, ऐसा। और कोई आंसर बताना चाहेगा? 9 नहीं है, वो U1 गलत है। माइनस 2 So minus 9 MGL। MGL by 3. नहीं, इनकरेक्ट है ये भी। अच्छा ठीक है, चलो आप ये बताओ, ये जो आपका 2L/3 लेंथ है, इसका मास होगा कितना? 2m/3। M/L into 2L/3 M/3 ठीक है, 2M/3। करेक्ट है। जरा देखो ये बताओ बेटा, जो ऊपर मास होगा टेबल के ऊपर, है ना, वो 2m/3 होगा, और ये कितना होगा? आप कहोगे m/3, जो कि हैंग हो रहा है, ठीक है। इसका लेंथ क्या है? L/3। अच्छा ठीक बात। आप ये बताओ, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मिड में होगा ना, यहाँ पे। हाँ। यहाँ से कितनी हाइट पे होगा? तो आप कहोगे ये डिस्टेंस अगर देखी जाए तो L/6 बनेगी, करेक्ट है। और टोटल लेंथ है L/3, तो ये बनेगा L/6, करेक्ट। तो अब जरा देखो, इसका तो पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, क्योंकि रेफरेंस डेटम वहीं पे आपका, ठीक है। रेफरेंस डेटम से अब m/3 मास नीचे है, और कितना नीचे है? आप कहोगे L/3, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 जो होगा वो बनेगा माइनस m/3 GL/6, तो माइनस MGL/18। क्या करेक्ट है अब ये? अच्छा, फिर रेफरेंस डेटम 2 वाले से आप लिख सकते हो। ये तो खैर आसान दिख रहा है, आप बताओ इससे। बताओ भाई, आंसर क्या होगा? फाइव ml/18 G है क्या? 5/18 mLg। ठीक है, अभी मैं चेक करता हूँ, आप लोग एक बार निकाल लो, फिर बताओ मेरे को। देखिए क्या बनेगा। जैसे मैं बोलूंगा 2m/3 जो मास है वो कितनी हाइट पे? आप कहोगे L/3 हाइट पे, ठीक है ना। रेफरेंस डेटम से इतना जो मास होगा ये L/3 हाइट पे। और जो ये हैंग कर रहा है मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? L/6 पे। तो इसके लिए आप लिखोगे m/3 GL/6। तो अभी टोटल ऐड कर लो, देखो कितना दिख रहा है आपको। 2mgl/9 प्लस mgl/18, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो अभी बन गया आपका 5mgl/18। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, एक और चीज। जो ऊपर वाला चेन है, मतलब जिसका मास 2m/3 है, वो भी तो RD2 के मतलब पैरेलल है ना, तो हम उसको कैसे कंसिडर करेंगे? अरे पैरेलल से आपको मतलब थोड़ी होता है यार, आपको मतलब ये होता है कि किस हाइट पे है वहां से। हाइट हाँ हाइट ठीक है। हाइट ना, L/3 हाइट है ना वो तो। हाँ अच्छा, हाँ। देखो कभी ऐसा भी एक आध क्वेश्चन मिल सकता है आपको, कि कोई चेन हो, है ना, और वो चेन इस पे हैंग ऐसे रख दी गई हो। चेन का मास m है, और ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन का रेडियस आपका r गिवन हो, ठीक है।
इसका टोटल मास m है। तो इस सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर रेफरेंस डेटम आप ये बोलते हो? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आप चेन बोल सकते हो कि क्या होगा इसका। सर mgr होगा। नहीं, टोटल मास क्या r हाइट पे है क्या? लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा फिर, वो बीच में ही होगा ना। लेकिन क्या वो अब ऐसे थोड़ी बोलोगे बेटा कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बीच में होगा। बीच मतलब आप कह रहे हो कि सीधा एच आर हाइट पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे हाँ सर, हाँ सर। नहीं, वहां पे क्यों होगा सेंटर ऑफ मास? सर तो कहाँ पे होगा? अब ये तो आपको देखना है, आप लोग कुछ थोड़ा कुछ बेसिक नॉलेज अगर तो है तो। इसका 0 होगा क्या? नहीं, 0 नहीं होगा। वर्तिका तुम बताओ क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास? वर्तिका, आवाज आ रही तुमको? नहीं। अच्छा, तो देखिए इसमें क्या होगा बेटा, हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास, हेमिस्फीयर नहीं मतलब जो कोई आपका रिंग होता है, रिंग का सेंटर ऑफ मास जानते हो क्या आप किधर होता है? अगर हाफ रिंग हो तो सर 2r/π। 2r/π। तो दरअसल ये भी एक चेन जो है वो रिंग ही तो हुई आपकी, है ना, कंटिन्यूअस सिस्टम हुआ। तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है 2r/π पे, यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास। आप कहोगे टोटल मास जो m है वो कंसंट्रेटेड है इस पोजीशन पे, ठीक। तो जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगी रेफरेंस डेटम, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो mg इंटू 2r/π होगा। तो ये थोड़ा मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया था, हालांकि मेरे को देना नहीं था यहाँ पे, लेकिन मैं ये चेक करना चाहता था कि यार तुमने सेंटर ऑफ मास कुछ कुछ भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मतलब नहीं पढ़ा है। पढ़ा है, याद नहीं है। पढ़ा है बट ये याद नहीं है। नहीं तो ऐसे देखो, ऐसे होता थोड़ी है कि आपने फिर क्या पढ़ा है जब आपको याद नहीं है तो। हम्म? देखो मैं रियली आपको बताऊं कि इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप लोग चल रहे हो और जहाँ पे आपको होना चाहिए, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं आए, मतलब ये थोड़ा सा कम अगर है चांस, तभी सिलेक्शन के चांस ज्यादा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर याद नहीं होने के चांस कम है तो सिलेक्शन के चांस ज्यादा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इतना फिट रहो, इतना तैयार रहो ना, इतना प्रिपेयर रहो हर टाइम पे, या आपसे अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको सब चीज आती हो। सिर्फ और सिर्फ यही एक टेक्निक, मतलब रास्ता है जो आपको एक बहुत अच्छा मार्क्स दिलवाता है, दिलवा सकता है। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों ने मार्क्स ले भी आए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए। ठीक है, तो करिए आप, सब हो जाएगा। लेकिन अब इसमें मैं देखता हूँ कुछ लोग थोड़े सीरियस कम रहते हैं यार, वो नंबर अच्छे अभी लिया जरूर है लेकिन उन नंबरों का कुछ होना नहीं है, ठीक है। वो थोड़े दिन में आपको पता लग जाएगा कि नहीं ये तो दिक्कत वाली बात है ना, फिर आप नंबर वहां से आपके कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप एकदम जितना भी चीज चले, जितनी भी चीज पढ़ा दी जाए, और देखो ना कोई टीचर किस तरीके से पढ़ाता है तो उसका पढ़ाने का सबका टेक्निक ये रहता है कि वो पूरे कंसेप्ट डिलीवर करेगा, लेकिन वो टुकड़ों में करेगा, थोड़ा 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 ये कंसेप्ट डिलीवर करेगा। वो हो सकता है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको तो कोई एक चीज ऐसी जो कि अभी मैंने नहीं बताई हो लेकिन वो मैं आगे चल के बताऊंगा, या कोई पुरानी मतलब बाद की चीज हो वो यहाँ पे लग रहा हो कि आपको बताना मैंडेटरी है ना, तो वो अभी मैं बता दूं। और उसमें ये भी रहता है, देखो क्या होता है इसमें, जैसे मान लो कि सेंटर ऑफ मास ठीक है ये चल नहीं रहा है, लेकिन वो क्योंकि आपको मेरे को याद करवाना है, आपको रटवाना है कि आप कोई भूलोगे नहीं, है ना, इसके लिए मेरे को अभी से मेरे को भी प्रिपेयर होना पड़ता है कि आप किस तरीके से आपको मैं ये चीज आखिरी तक याद करवा दूंगा, ऐसा कि आपको मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी अपने से एफर्ट डालने की, ठीक है। तो वो बस इसी से होता है कि थोड़ा थोड़ा चीज
अपन लोग डालते रहेंगे बीच बीच में, ताकि आपके दिमाग में वो जब जरूरत पड़े तब एकदम 100% आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए। ठीक है, तो चलिए ठीक बात है। अगर मान लो मैं इसमें 1/4 सेक्शन मतलब ऐसे चेन का ले लेता हूँ, है ना, इसका मास m है, तो इसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? मैं कहूँगा सेंटर ऑफ मास की हाइट वही रहेगा, है ना, 2r/पाई ही रहेगा, 2r डिवाइडेड बाई पाई। और अगर आपने मास m लिया है, रेडियस r है इसका, तो ये आ जाएगा mg 2r डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, इसका भी सेम होगा जितना इसका हो रहा है। सर इसका मास सेम, हाँ क्या कह रही हो बेटा? नहीं सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा। सो तो आप बोल रहे हो कि सेंटर ऑफ मास दोनों केसेस के लिए सेम है? हाँ, जैसे यहाँ पे मास m है, या इसकी भी वैल्यू m ही है, मतलब जो भी मास है ये, इसकी वैल्यू m है। ठीक है, यहाँ टोटल की वैल्यू m थी, ये समझ आया? क्या दोनों का टोटल वैल्यू m ही है ना, आप वही बोल रहे हो? हाँ हाँ, टोटल वैल्यू m। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अपन लोग आते हैं कंजर्वेटिव फोर्स पे, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी पे लौटेंगे और फिर वो चैप्टर ओवर होगा, है ना। तो अपन लोग जरा कंजर्वेटिव फोर्स देखते हैं क्या होता है। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स ये होता है कि अगर कोई एक फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा हो और बॉडी को वो डिस्प्लेस करवाए, और जहां से बॉडी इनिशियली चली थी अगर उसी पोजीशन पे लेके आ जाए, वर्क डन बाय फोर्स अगर 0 हो, तो ऐसे फोर्स को अपन लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, अगर मेरा एक कोई बॉडी है यहाँ पे, इसमें मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, और ये फोर्स कुछ ऐसे लगा कि इस बॉडी को फिर वो इसी पोजीशन पे लेके आया वापस, है ना, ऐसे मूव कराते हुए इसी पोजीशन पे लेके आ गया। अगर वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू 0 है, तो फिर मैं कहूंगा जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा। इधर हम लोग Correct? कह सकते हैं कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा। नहीं, अभी देखो, अभी तो ठीक बात है, अभी तो अपन लोगों ने जितनी बात बोली है पहले उसको समझो, वो भी अभी मैं लिखवा रहा हूँ भाई क्या क्या इसमें कंडीशन हो सकती है ना। तो लिखो इसमें, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if the work done by this force on a closed loop is 0। ठीक है, मतलब एक फोर्स कंजर्वेटिव होगा, ठीक है, अगर इस फोर्स का वर्क डन किसी क्लोज लूप के लिए 0 हो तो। ठीक है, दूसरा इसमें ये होता है कि एक फोर्स कंजर्वेटिव आप ऐसे बुला सकते हो कि अगर उसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक ना, जैसे मान लो कि पोजीशन ए से पोजीशन बी को जाना हो और किसी एक पाथ से इधर से ले गए, वर्क डन अपन लोग बोल रहे हैं WAB है। ठीक है ना, बल्कि मैं इसमें कुछ इंटरमीडिएट पाथ भी पॉइंट भी एक मेंशन कर दूं। मान लो सपोज ये C हो, तो अपन लोग बोलें कि WACB अगर इसमें वर्क डन है। दूसरा कोई पाथ अपन लोग लेके गए दूसरे किसी पाथ से, यहाँ पे पॉइंट D है और इसमें वर्क डन जो हुआ वो हुआ ADB। ठीक है, कोई तीसरा पाथ आप ले सकते हो यहाँ पे जिसमें पॉइंट है इंटरमीडिएट पाथ, पॉइंट कोई E। वर्क डन अगर इसका हो WAEB। ठीक है, अगर ये सारे वर्क डन इक्वल हैं, तो अपन लोग बोलेंगे फिर जो इस पे फोर्स लगा होगा जो कि डिस्प्लेस करवाया इसने A to B, वो कंजर्वेटिव होगा। करेक्ट है क्या?
ठीक है, इसको भी जरा लिख लीजिए। अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if the work done by it does not depend on the path, it only depends on initial and final position। ठीक है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, वो इंटरमीडिएट पाथ पे डिपेंड ना करे, तो ऐसा फोर्स को अपन लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, हाँ सर, नोट हो गया। अच्छा ठीक है। तो देखो, जहां पे भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है, जहां पे भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात सिर्फ वहीं पे आएगी। ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही वहां पे करती है जिस केस में कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब जरा देखा जाए कि इसमें कंजर्वेटिव फोर्स फिर है कौन कौन सा। ठीक है ना, एक और इसका प्रॉपर्टी उसको भी बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी और है कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो सारे के सारे सेंट्रल फोर्स होते हैं। इस बात को भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। ऑल कंजर्वेटिव फोर्स आर सेंट्रल इन नेचर। इसका मीनिंग क्या होगा? देखो, इसका मीनिंग ये है, जैसे अपन लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको जानते हैं सिर्फ पहले उसको डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद उसी के बेसिस पे और जो भी फोर्स होंगे पहचानेंगे उनको कि ये कंजर्वेटिव होगा कि नहीं। जैसे मान लो अपन लोग मानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, तो सपोज ये अर्थ हो गया अपन लोगों का, कोई ये मास है, ठीक है ना। तो अपन लोग बोलेंगे इसी पे अपन लोग बोलेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है ना, फोर्स ऑफ जो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा। अब जरा देखो इस फोर्स का नेचर, ये किसी एक सेंटर की तरफ, जैसे अर्थ का सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। बात करेक्ट है ना। तो जितने भी फोर्सेस होते हैं कंजर्वेटिव जिनका नेचर होता है वो क्या होते हैं? तो किसी एक सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होंगे। ये बात करेक्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप इसकी बात कर लो, या फिर आप बात कर लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी क्या होता है? सेंट्रल इन नेचर होता है। मतलब उसमें भी जो चार्ज होगा, चार्ज की तरफ या चार्ज से अवे फोर्स होगा। बात करेक्ट है। और वही फोर्स कैसा रहेगा? कंजर्वेटिव रहेगा। तो एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, अपन लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एंड एक और फोर्स जो अपन को अभी पढ़ना है वो होता है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का भी नेचर जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी होगा वो कंजर्वेटिव होगा। आप कहोगे कि क्या 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 सिमिलरिटी है जिसकी वजह से बोल देते हैं? देखो, सिमिलरिटी ये है कि सिर्फ इसको भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ही मतलब होता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग को आपने देखा होगा, मतलब अपन लोगों ने क्या लिखा था वर्क डन बाय स्प्रिंग को? तो हाफ की एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, बस, है ना। अब कैसे वो एक्स इनिशियल एक्स फाइनल हुआ, इस पे कोई मतलब नहीं था कि किसी ने कम फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स लगाया, कैसे वो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक पहुंचा, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, सडनली पहुंचा, धीरे पहुंचा, इससे कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, सिर्फ इस पे डिपेंडेंसी है, मतलब पोजीशन पे। तो आप कहोगे एक नेचर तो दिख गया। दूसरा, क्योंकि इसका जो नेचर है, जैसे मान लो ये सेंटर की तरफ एक्ट करता है, वैसे ही ये भी एलोंग स्ट्रिंग एक्ट करता है। ठीक है ना, इस वजह से ये देखो देखो दूसरी सिमिलरिटी इसकी हो गई। ठीक है, और ये भी पाथ डिपेंडेंट तो है नहीं, राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन 0 हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज के पास है, इस वजह से इसको अपन लोग स्प्रिंग फोर्स को भी कंजर्वेटिव फोर्स बोल देते हैं। क्या करेक्ट है बेटा? यस सर।
ठीक है। अच्छा, फिर अपन लोग बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो आप सिंपल सा एक लाइन का जवाब होगा इसका कि भाई जो कंजर्वेटिव नहीं है वो कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। मतलब ये जो सारी प्रॉपर्टी को अगर नहीं रखता है कोई फोर्स तो वो कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। ठीक है। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है जो अपन लोग पढ़ते हैं, फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो आपका नॉन कंजर्वेटिव होगा। देखो इसमें एक चीज और आपको बताऊं, ऐसा कोई भी फोर्स जिसका वर्क डन है ना स्टोर नहीं किया जा सकता है, जिसका वर्क डन स्टोर नहीं किया जा सकता, वो सारा का सारा नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। जैसे अगर अपन लोग बोलें कि फ्रिक्शन का वर्क डन, तो बोलेंगे जब फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा होता है तो उसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी लिबरेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, यही होता है ना, बताओ भाई। अगर फ्रिक्शन है, वर्क डन हो रहा है उसका, तो रबिंग हो रही है, मतलब सिंपल सी बात यही है, रबिंग का मतलब हीटिंग हो रहा होता है, और हीटिंग जो है वो स्टोर नहीं कर पाते अपन लोग, स्टोर नहीं कर पाते, वो एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाएगा। तो फिर क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन जो होगा या फिर फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। ठीक है। अब स्प्रिंग वाला क्यों कंजर्वेटिव है, क्योंकि देखो स्प्रिंग का जो वर्क डन है वो स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, उस वर्क डन के इक्विवेलेंट एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है, जब अपन को जरूरत पड़ती है उसका यूज कर सकते हैं। तो वो ऐसे ही फोर्स जो होते हैं कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, जिनमें जो एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हो और जिस सिस्टम में एनर्जी स्टोर करी जा सकती हो, ऐसे फोर्स होंगे नॉन मतलब कंजर्वेटिव। करेक्ट है। Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसमें कुछ अपन को ना पहचानने को भी फोर्स कभी कभी दे सकता है आपको, कि आप पहचानो, बताओ ये वाला फोर्स क्या कंजर्वेटिव है या फिर कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है ना, इसमें आपको आइडेंटिफाई भी करने को बोल सकता है, या आप बताओ ये वाला फोर्स, कुछ वैल्यू लिख दिया उसने और बोला कि आप बताओ कि क्या ये कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है। तो कुछ मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको कराता हूँ। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लो आप, पाथ डिपेंडेंस वर्क डन, है ना, पाथ डिपेंडेंस वर्क डन। जैसे मान लो कोई एक फोर्स है ना, और फोर्स की वैल्यू है सपोज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है ना, ये फोर्स है। अगर एक बॉडी को ए पोजीशन से बी पोजीशन को ले जाया गया है ना, ये वैल्यू सपोज ए कॉमा 0 है, और बी पोजीशन से फिर सी पोजीशन को ले जाया गया और सी का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा ए, तो अपन को बताना है कि अगर ये फोर्स लग रहा होगा तो वर्क डन कितना होगा। ठीक है, अगर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, बॉडी पे, तो क्या वर्क डन है जब आप ए से बी ले गए और बी से सी ले गए। ठीक है, थोड़ा सा ही ध्यान से समझना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, आपने सब सीखा हुआ है, बस आपको डायरेक्शन देना है कि भाई ये ऐसे ऐसे देखो तुम। ठीक है, जरा देखो, जब अपन लोग वर्क डन लिखते हैं, कोई वेरिएबल फोर्स है ना, ये तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन, तो अपन लोग ऐसा लिखते हैं, याद आया, ये एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई लिखते हैं ना। बताओ, Yes, sir. ये बता चुके हैं आप लोगों को, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। अच्छा, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, तो आपको एक्स है ना, अरे भाई यही तो एफ एक्स हुआ, और ये Yes, क्या हुआ, sir. एफ वाई हुआ, Yes, sir. तो वाई डी वाई हुआ। ठीक है, जैसे अपन को वर्क डन इन ए बी आपको देखना है, वर्क डन इन ए बी, तो मैं कहूंगा ए बी के लिए जरा देखो x की लिमिट क्या होगी, तो आप कहोगे ए बी के लिए x की लिमिट होगी 0 to a। करेक्ट है, बोलो। Yes, sir.
हाँ। और y की लिमिट क्या होगी? तो 0 to 0 0। से 0। यहाँ पे देखो ये आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यस सर। अब फिर से मैं ये कहूंगा भाई अगर मेरे को B2C देखना है, ठीक है ना, तो एक्सप्रेशन तो यही रहेगा x dx प्लस y dy और इसी का इंटीग्रेशन, बस लिमिट चेंज होनी है। x वाले में जरा देखो क्या a A to to a A। होगा, ठीक, और y वाले में 0 to 0 to a, A। ठीक है। अच्छा ठीक बात। अब जरा देखो यहाँ पे तो ये वाला 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लिमिट ही चेंज नहीं हुई भाई। x स्क्वायर बाई 2 ये आएगा जरूर, है ना, इसका इंटीग्रेशन, लेकिन आप a से a तक इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका मतलब ये 0 हो गया। ये वाला आएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट जब रखोगे इसमें 0 to a तो ये बन जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या करेक्ट है? अगर आपको टोटल वर्क डन देखना है ना, ए बी प्लस बी सी, तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो वर्क डन टोटल आ गया a स्क्वायर ओनली, ठीक। एक और पाथ पे मैं चाह रहा हूं कि डायरेक्टली अपन लोग इसको देखें, इस वाले पाथ पे वर्क डन क्या है, ठीक है। तो ये पाथ वैसे है क्या? तो आप कहोगे y इक्वल टू एक्स लाइन होगी ना, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। बताओ भाई। सो ये y समझ इक्वल टू x कैसे? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये स्ट्रेट लाइन, अरे भाई नहीं समझ आया ये? कोऑर्डिनेट यहाँ देखो a, a है ना, हाँ जब दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है दैट मींस y इक्वल टू x नहीं है, हाँ है, समझा। ठीक है। अगर देखो वर्क डन अपन लोग डायरेक्टली a से लिखना चाहें तो क्या लिखना पड़ेगा? x dx प्लस y dy, ठीक है। और x की लिमिट 0 to a, y की लिमिट भी 0 to a। तो पहले वाले में आएगा a स्क्वायर बाई 2, दूसरे वाले में a स्क्वायर बाई 2, ये क्या आ जाएगा आपका? टोटल a स्क्वायर आ जाएगा। जरा देखो यहाँ पे वर्क डन और इसमें वर्क डन, दोनों में वर्क डन इक्वल दिख रहा है, ठीक है। अपन लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव है। समझ आया कि नहीं? सर आप एक बार वापस बोलोगे कि आपने क्या बोला? ये फोर्स मैंने ये बोला कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि देखो जो वर्क डन अपन लोगों ने देखा, ये इस पाथ का देखा मैंने a to c, ये वर्क डन टोटल कितना आया था? a स्क्वायर ना, जब इस पे चले थे a से b, b हाँ to c, a हाँ स्क्वायर। हाँ और AC पे अपन लोगों ने वर्क डन देखा, उसकी वैल्यू क्या आई? a स्क्वायर आई। अपन लोग ऐसा बोलेंगे कि ये तो कंजर्वेटिव इन नेचर है, क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हाँ सर, हाँ समझा। ठीक है। हाँ सर। जरा नोट भी कर लीजिए। सर पर लेकिन अगर इस ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होते और फिर जब वर्क AC AB और BC के एडिशन को इक्वल नहीं होता तो फिर हम उसको नॉन कंजर्वेटिव बताते। हाँ उसको नॉन कंजर्वेटिव बोलते बेटा, ठीक है। अगर वर्क डन इक्वल नहीं होगा तो फिर नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, लेकिन वर्क डन इक्वल आ रहा है दैट मींस कंजर्वेटिव है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा या ग्राफ वगैरह देखे तो हमको तीनों का वर्क डन निकालना है। निकालना है, लेकिन इसका मैं ट्रिक अभी बताता हूँ कि दरअसल आपको निकालने की जैसे जरूरत नहीं है सारा कुछ। ये देखो, ये पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने क्वेश्चन कराया कि आप पहले तो समझ लो अच्छे से कंजर्वेटिव बोलते किसको है, ठीक है ना। तो इसमें भाई पाथ डिपेंडेंट वर्कडन अगर नहीं है, ठीक, तो कंजर्वेटिव बुला देंगे इसको, ठीक है। और वो वर्कडन भी मैंने निकाल के दिखाया कि देखो ये वर्कडन ऐसा और ये वर्कडन ऐसा इक्वल दिख रहा है, कंजर्वेटिव हो गया, ठीक है। अभी आपको समझाता हूँ मैं कि देखो इसको इतना करने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। अगर कंजर्वेटिव है तो वो कैसे आपको दिख जाएगा, ठीक है। एक बार जरा नोट कर लो इसको। ओके सर। हो गया नोट सर। कर, अच्छा।
अच्छा ये बताओ पहले तो, क्या बहुत भारी तो नहीं लग रहा है, मतलब यार फिजिक्स टफ हो रही है? नहीं सर। मतलब समझने लायक है अभी आप लोगों की, कि आप लोगों की पहुंच के बाहर हो जा रही है? मतलब जितना आप समझ सकते हैं उससे कहीं आउट साइड तो नहीं चला जा रहा है? समझ रहा है सर। नहीं सर, नहीं समझ आ रहा है संजना? नहीं मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो बेटा क्या है ना, एक्चुअली में है क्या कि अपन लोग, जैसे मान लो पूछा जाना एग्जाम में इतना, तो थोड़ा सा इस पेरीफेरी के बाहर जाते हैं, इस पेरीफेरी के थोड़ा सा बाहर, ताकि अगर ये आप पढ़े रहोगे तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगी, बस इसीलिए, है ना। हालांकि अब मैं बताऊं आपको, इतना करने की, जितना मैंने बताया ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की पहले जरूरत है कि ये क्यों रहे थे और कैसे रहे थे, ठीक है। अब इसमें मैं देखो, अगर मेरे को पूछा जाता कि आप बताओ कंजर्वेटिव इन नेचर है कि नहीं है, और ये पाथ वगैरह भी दिया रहता, तो मैं नहीं करने जाता ये सारा कुछ, ठीक है। मैं सीधा कहता कि वर्क डन कैसे लिखते हैं, तो ये x dx और प्लस y dy ऐसे दिख रहा है ये। अगर ये इंटीग्रेबल है, देन इट विल बी कंजर्वेटिव, ठीक है। इंटीग्रेबल मतलब हमने इंटीग्रेट कर लिया ना, ये देखो इंटीग्रेट कर लिया, सर, ठीक है। मतलब अगर कोऑर्डिनेट्स अलग होते तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते। अब सुनो बताऊं कहाँ पे नहीं हो सकता था। अगर मैं कुछ ऐसे लिख देता कि फोर्स है मेरा F इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई एक्स वाई जे कैप, मैं ऐसे लिख देता, ठीक है। और जब मैं वर्क डन लिखने जाता, देखो कैसे लिखता मैं लिखता ना यही एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, ये लिखना पड़ता मेरे को, बताओ। हाँ पहला टर्म तो इंटीग्रेट हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये एक्स क्यूब बाई 3 आ गया। अब ये क्या इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि इसके पास एक्स भी है, हो पाएगा ये? नहीं। नहीं अब भाई एक्स भी तो वेरिएबल है ना कोई कोई, तो ये नॉन इंटीग्रेबल आ गया, है ना। अगर कभी भी नॉन इंटीग्रेबल आ जाए तो आप कहोगे फिर तो ये नॉन कंजर्वेटिव है, समझ गए? तो ये सबसे बड़ी पहचान ये है इसकी, है ना, कि आप अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो आप सीधा बोलो कि इंटीग्रेबल है कि नहीं है। इंटीग्रेबल हुआ, अगर आपने इंटीग्रेट कर लिया इसको, तो आप कहोगे फिर तो वो कंजर्वेटिव है। अगर इंटीग्रेट नहीं होगा, आप बोल दो नॉन इंटीग्रेबल है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक। यस सर। नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब इसी में एक दूसरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसको पहचानना है कि क्या ये इंटीग्रेबल है या नॉन इंटीग्रेबल है, मतलब कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव। सो नॉन होगा ना? नॉन नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। सारे लोग अच्छे से देख लो, ये देखो इस क्वेश्चन में, इस कंसेप्ट में ये एक गुगली है, ठीक है। गुगली आप समझ गए, ये कंजर्वेटिव है, ठीक है। अब वो मैं आपको दिखा, और dx हाँ से तो वो तो y dx होगा ना इंटीग्रेशन y में। dx तो इंटीग्रेबल नहीं है ना। सुनो सुनो, दरअसल यही है, गुगली है, इसलिए मैं आपको ये जरूर ही करवाता हूँ हर क्लास में जिसमें ये चल रहा होता है। इसमें गुगली ये है, ये इसको मैं लिखूंगा y dx प्लस x dy, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक। थोड़ी सी एक चीज मेरे को बताओ, डी ऑफ एक्स वाई अगर मैं लिखूं तो क्या लिखोगे आप, इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखोगे? x टाइम्स डी वाई प्लस वाई टाइम्स डी एक्स, बताओ भाई, ये अगर डिफरेंशिएट होगा तो ऐसे होगा ना। हाँ
हाँ सर। हाँ अब जरा देखो इधर, हाँ ये आ सर, गया हाँ डी ऑफ एक्स वाई है बेसिकली। तो इंटीग्रेशन साइन और डी साइन ये दोनों आपस में तो कैंसिल कर जाएंगे, दोनों रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, अपोजिट प्रोसेस है। तो आपका आ गया एक्स वाई। अब देखो ये इंटीग्रेट हो गया, हाँ, तो इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। समझे? यस सर। हाँ याद रखना इसको, है ना, कभी ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है। मतलब ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल ये वाला। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आप सीख गए। मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन है, आपको पहचानना है कि कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा। समझ में आ गया? इंटीग्रेट करने चलेंगे, इंटीग्रेट हो गया तो अपन लोग बोल देंगे फिर ये कंजर्वेटिव है, और इंटीग्रेट नहीं हुआ तो अपन लोग बोल देंगे नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, चलिए ये तो मान लीजिए अपना टॉपिक ओवर हुआ। अब जरा देखो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन क्या था, ठीक है ना। रिलेशन between potential energy and conservative force। तो इसमें देखो अभी जब पीछे अपन ने देखा था, इधर कहाँ गया ये, ये देखो, ये मैंने बोला था कि दरअसल देखो यहाँ देखने पे तो अपन को यही दिख रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दिख रहा है। तो यही रिलेशन रहेगा और इस पे अब क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, ठीक है। du इक्वल टू माइनस dw किसका, कंजर्वेटिव फोर्स का, du इक्वल टू माइनस dwc, ठीक है। इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं अपन लोग, du इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr, ठीक है। अपन लोग ऐसे लिखेंगे, dwc क्या लिख लेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr, ये भी तो डिफरेंशियल वर्क डन लिख सकते हो आप, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है या क्या इक्वेशन बनते हैं। तो रहेगा अ फोर्स F इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2i j कैप if potential energy at origin is 10 joule, find potential energy as a function of x and y. Also calculate potential energy at 1,1। ठीक है, दो क्वेश्चन अपन के पास। आपको कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है, वहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कैलकुलेट करना है और साथ में कैलकुलेट करना है 1,1 पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जरा देखो मैं अब इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, du इक्वल टू माइनस एफ सी डॉट डी आर, ठीक है। और देखो एफ सी अगर कुछ इस तरीके से लिखा हो तो डी आर को लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, है ना। मतलब ऐसे लिखना होगा 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2i जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। के नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपन के पास आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 2i डी वाई, इसका इंटीग्रेशन। अब जरा देखो
अब यहाँ पे x की लिमिट इसके लिए डालेंगे और y की लिमिट इसके लिए डालेंगे, और अपन लोगों को जैसे बोला गया कि ओरिजिन है, ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोली गई 10। यहाँ पे आप x डाल दीजिए, यहाँ पे y डाल दीजिए और पोटेंशियल एनर्जी को लिख दीजिए आप u। ठीक है, क्योंकि अपन को पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y कैलकुलेट करना है। तो आ जाएगा u माइनस 10 इक्वल टू माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, आप कहोगे x क्यूब बाई 3 तो होना चाहिए था, लेकिन 3 कैंसिल हो गया, x क्यूब आ गया। ठीक, 0 टू x, और इसमें जरा देखो 2y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होना था, लेकिन 2 अपन लोगों के पहले से पास है, कैंसिल हो जाएगा ऐसा। तो आ गया माइनस एक्स क्यूब और माइनस वाई स्क्वायर u माइनस 10 इक्वल टू u इक्वल टू 10 माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। क्या समझ आया आपको? Yes, sir. हाँ सर, नोट हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप अपने से कर लो। मान लो फोर्स आपको गिवन है F, ये xi बल्कि 2xi प्लस 3y स्क्वायर जे कैप, ठीक है, न्यूटन। पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन, ये मान लीजिए गिवन है आपको 20 जूल। फाइंड, अच्छा, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन बच गया ना, ऑल्सो वाला, वो तो आप लेकिन कर लोगे, समझ आ रहा होगा। हाँ सर। 1 पे पोटेंशियल एनर्जी, तो मतलब आप सीधे सीधे वैल्यू रख दो 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 यहाँ रखोगे, 1 यहाँ रखोगे, 1 हो गया 8 8, जूल। 8। ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x y, जरा इसमें आप कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। सो यहाँ पर भी वैसे आएगा ना, 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। हाँ x कर, square minus कर लीजिए। हाँ। आंसर है यही, बट लिख जरूर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या? एक मिनट से ट्राई कर रहे हैं। हम्म, सो क्या एक्स वाई आएगा?
इंटीग्रेशन तो एक्स वाई आएगा, करेक्ट है, लेकिन एक्सप्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन तो ठीक है, वो एक्स वाई आ गया, बट टोटल एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का क्या लिखोगे आप? ओ हाँ, एक सेकेंड। So 10 plus xy. 10 10 plus xy. 10 प्लस से XY. 1 होगा ना, पर अब यही तो आप लोग सही से बताओ ना, देखो इस पे मत जाओ कि ये आंसर, इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रोसेस ये पूरा हाँ, प्रोसेस लिखना जरूर आप, नहीं तो आप उसी को देख के इसका आंसर तो लिख लिए, ठीक है, बट अब इस वाले क्वेश्चन में जाके आप फंस गए, इसमें गलत कर दिया आपने, ठीक है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस du इक्वल टू y dx और प्लस x dy, यही बन रहा होगा, ठीक है। और इसको आपने लिखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ एक्स वाई du इक्वल टू, अभी जब लिमिट रखने चलोगे तो यहाँ रखोगे 1,1, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो नोन है 10, इधर आप लिखोगे x, y, यहाँ पे आप लिखोगे u माइनस 10 इक्वल टू, अब dxy का इंटीग्रेशन आप कहोगे xy आ गया, और इसमें लिमिट रखनी है 1 to 1 से लेके x, y तक, ठीक है। u माइनस 10 इक्वल टू, अपर लिमिट रखोगे x माइनस वाई, x इंटू वाई, और लोअर लिमिट रखोगे तो 1 इंटू 1 आएगा ना, ये तो आ गया एक्स वाई माइनस 1। ये स्टेप समझ आया आप लोगों को? हाँ सर यहाँ पर आपने जो फोर्स में माइनस दिया था और जो माइनस रहता है फॉर्मूला में, वो कट गया ना? वो कट गया, ठीक है। अब आप लिखोगे u, अब 10 दूसरी साइड जाएगा, -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 आएगा प्लस एक्स वाई, ये आपका आंसर है। क्लियर है क्या बेटा? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि अपन के पास अगर फोर्स का फंक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। फिर अपने पास ऐसा भी हो सकता है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन हो और वहां से आपको कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कहीं है तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा du तो मेरे पास था माइनस एफ सी डॉट डी आर, ठीक है, और du को मैं लिखूंगा माइनस एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप टाइम्स डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, करेक्ट है। ये तो मेरे को इसको एक्सपेंड करके मैंने लिख दिया, ठीक। तो आ गया डी यू इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड, ठीक। इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, इस टाइप के क्वेश्चन में चला जाऊंगा, लेकिन अगर आपको एफ एक्स निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, तो मैं कहूंगा एफ एक्स निकालना है अपन को, तो इसे आप लिखोगे माइनस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स। डेल जानते हो, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऐसे एफ वाई लिखोगे, मैं करवाता हूँ, टेंशन नहीं लो, नहीं भी अवेयर होगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अपन लोग कर लेंगे। माइनस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई एफ वाई होगा, और एफ जेड क्या होगा अपन लोग बोलेंगे माइनस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल जेड, ठीक है। ये आपका आएगा फोर्स, और अगर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आपने निकाल दिया तो फाइनल आंसर अपने लोग लिखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई
जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक, अब मैं समझाता हूं कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक, जैसे जब मैं डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स निकालूंगा तो मैं जो भी प्रोसेस डिफरेंशिएशन का वैसे ही यूज करूंगा, लेकिन अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो y एंड z को कांस्टेंट मान लूंगा। ठीक है, जब y के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो x एंड z को कांस्टेंट मान लूंगा। जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो x एंड y को कांस्टेंट मान लूंगा, मेरा वेरिएबल सिर्फ z रहेगा। ठीक है, पहले इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताता हूँ कि देखो कैसे इसका प्रोसेस मतलब किस तरीके से करते हैं। हो गया सर। ठीक है, चलो जैसे मेरे पास एक कोई फंक्शन है u, है ना, u इक्वल टू है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। सपोज ऐसा अपन को बताना है कि फाइंड फोर्स क्या आएगा, है ना, फोर्स वेक्टर ये। तो हम लोग कहेंगे देखो सबसे पहले तो एफ एक्स निकालना होगा, और एफ एक्स जो होता है वो माइनस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स से आएगा। एक माइनस तो लगा दो, ठीक है, जो ये फॉर्मूले का माइनस है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं कहूंगा y कांस्टेंट है मेरा और z भी कांस्टेंट है, मतलब अब सेकंड वाला टर्म तो पूरा ही कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसमें y कांस्टेंट अगर है तो लिखोगे 2x into y ओनली, बस इतना ही डिफरेंशिएशन हुआ, सेकंड वाले टर्म में x था ही नहीं तो वो 0 है। क्या ये करेक्ट है बेटा, समझ आया आपको? यस सर। सर मुझे नहीं समझा। अरे क्यों नहीं, बताओ बेटा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ जब x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो y को भी कांस्टेंट मानूंगा, z को भी कांस्टेंट मानूंगा। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाइड ही रहेगा। सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब एक्स है ही नहीं, एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा कांस्टेंट हो गया और उसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 0 आ गया। करेक्ट? हाँ सर, समझा। अच्छा, अब जरा देखो, अब मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। सो बोलो बोलो बेटा। अगर हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते तो एक्स स्क्वायर वाई का हम लिखते 2xy dy by dx ना। करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं और वैसे नहीं, नहीं थोड़ा मतलब देखो y को भी कर रहे होते लेकिन दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का जैसे करते हैं वैसे करते हैं। इम्प्लिसिट सिखाया था मैंने, इम्प्लिसिट। हाँ। ठीक है, हाँ ठीक है, जरा देखो अब मैं कर रहा हूँ y के रिस्पेक्ट में, तो मैं कहूंगा मेरा x भी कांस्टेंट है और z भी कांस्टेंट है। ठीक ना, तो अपन के पास आएगा माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। करेक्ट, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपन लोग बोलेंगे 2y, और z तो कांस्टेंट है। समझ आया? अरे बताओ यार, तुम क्लियर है ना? z के रिस्पेक्ट में अगर करना होगा एफ जेड कैलकुलेट करने के लिए तो माइनस लगा लीजिए। पहले वाले टर्म में x का कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो 0 हो गया। दूसरे वाले में y कांस्टेंट था और z का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 आ गया। तो फोर्स आ गया बेटा आपके पास, फोर्स की वैल्यू आ गई -2xy आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz जे कैप प्लस बल्कि माइनस वाई स्क्वायर के कैप। यही आपका फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आया। ठीक, एक्स वाई जेड आया। ठीक, हाँ सर, नोट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल थोड़ा कंफर्टेबल आपको कर दिया जाए। जैसे मान लो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड,
हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। अपन को फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या आएगा? तो मैं कहूँगा क्या करो, पहले एफ एक्स निकालो माइनस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x आएगा। ये कांस्टेंट होगा ना 0, ये भी कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट होगा 0, माइनस 2x आ गया, ठीक है। एफ वाई जरा निकालो, तो माइनस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई करना है आपको। पहला डिफरेंशिएशन ये 0 ही हो जाएगा, माइनस y का डिफरेंशिएशन 1 और z का डिफरेंशिएशन भी 0 ही हो जाएगा, तो आपका बस आ गया -1 यहाँ से, ठीक है। एफ जेड आप निकालोगे, आप कहोगे डेल यू डिवाइडेड बाई डेल जेड है ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस अपन को एक बार चाहिए था, माइनस लगा दीजिए, और z का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो ये भी आ गया -1। अभी अपन लोग बोलेंगे फोर्स क्या है, तो आप कहोगे फोर्स की वैल्यू आएगी -2x आई कैप -1j कैप -1k कैप। समझ आया? हाँ सर। ठीक है। अभी आप लोग कंफर्टेबल हो गए ना? आप समझ आ गया कैसे कर रहे हैं? Yes, हाँ sir. हाँ सर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा। हो गया सर. हाँ सर, नोट हो गया। अच्छा ठीक है, मान लो एक और फोर्स मैंने दे दिया, कुछ साइन 3x + 4y, ठीक है। इसमें ऐसा वेक्टर नहीं लगा है, सपोज स्केलर है, फोर्स गिवन आपको बताना है। अरे नहीं यार, यू गिवन था ना, यू देना था, तो आपको ये बताना है कि इसमें फोर्स क्या आएगा, है ना, एट π/4, π/4, ठीक है। फोर्स की वैल्यू, अब जैसे देख लो, मैं फोर्स अगर यहाँ निकलवा रहा हूँ, मैं इसमें कोऑर्डिनेट दे सकता हूँ कि आप फोर्स बताओ 2, 3, 5 पे क्या होगा, तो आप कहोगे x की प्लेस पे 2, y होता तो उसकी प्लेस पे 3 और z होता तो 5 रख देना होता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपकी बात पूछ लिया, वो कोऑर्डिनेट जिस पे आपको फोर्स निकालना है, ठीक है, 5/4, π/4, इस पे आपको फोर्स बताना है कितना आएगा। तो अभी तक डिफरेंशिएशन आप लोगों ने याद रखा है कि इसको भुला दिया? सर हम ट्राई कर रहे हैं, 1 मिनट। अच्छा ठीक है। बताओ भाई क्या आंसर है?
So cos के टर्म्स में माइनस cos 135 माइनस cos 180 आ रहा है, पर वो वैल्यू निकालना याद नहीं है। सो मेरा आंसर -7/√2 आ रहा है। -7/√2। अच्छा, और कोई बताओ भाई। कृतिका, क्या आंसर है तुम्हारा बेटा? तो मेरा नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आ रहा अभी तुमको। आदिश्री? तो नहीं आ रहा है। अरे, कौन बताएगा भाई फिर? संजना, सुधा, तुम लोग बताओ। तो मुझे इक्वेशन आ गया, मैं बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। वर्तिका, आपका क्या स्टेटस है? मैं करूं फिर? चलिए देखिए, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं इसको डिफरेंशिएट, तो साइन का वैसे डिफरेंशिएशन आप करिएगा तो cos ही आएगा, है ना? लेकिन क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, तो आपका आ गया -3 cos और 3x, x मीन्स π/4 टाइम्स 4, y मीन्स ये भी π/4। ठीक है, क्या वैल्यू आई? -3 cos, अपन लोग ऐसा कह सकते हैं ये पाई प्लस 3π/4 है ना? मतलब कितना हो गया? 7π/4। 7π/4 वैसे क्या है होता है, ये वैल्यू पता आपको? 7π/4 कितना होगा? 135 135 135 नहीं, 315 315 हाँ 315। हाँ ठीक है, 315 अगर आप, तो मैं इसको ऐसा कह रहा हूँ 270 प्लस 45 है? हाँ सर ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा -3 sin 45 हो गया। आंसर आ गया -3/√2। तो बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है। इसका मीनाक्षी बंद करो अपना माइक। ठीक है, हाँ करेक्ट ना? ये समझ आया आपको? हाँ सर। देन इसके बाद तो हो ही गया। आप जरा देखो, जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, -1 लगाना था आपको, साइन का cos होता है 3x + 4y होगा, टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई होगा, -4 cos, वैल्यू रख दो, तो यही आएगा आपका 7π/4। फिर से कन्वर्जन सेम प्रोसेस, -4 sin 45 बनेगा ये, और ठीक बात है। देन अगर फोर्स आप निकालना है आपको, तो आप कहोगे -3/√2 i कैप -4/√2 j कैप, ये आंसर आपका। ठीक, अब इसमें आपको अगर मॉड्यूलस ऐड कर दिया इसको भूल से, तो इसलिए मेरा 7 आ रहा था। नहीं, वो नहीं होगा। देन इसके बाद 1/√2, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर का रूट होगा 5/√2, ये आंसर है। ठीक है क्या बेटा? हाँ सर अच्छा ठीक।
तो देखिए आज अपन लोगों ने थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स गिवन है तो, और अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज सीखी है। ठीक है, अभी अपन को और भी थोड़ी चीजें पढ़नी है इसमें, जो कि मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्स कर्व कैसा होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की अपन लोग बात करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब इक्विलिब्रियम का डिस्कशन, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, ये अपन को डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो मिलेगा नहीं, मतलब मिलेगा क्या, मतलब समझ में आएगा नहीं अगर आपने क्लास वास कोई किसी ने छोड़ा उड़ा तो। ठीक है, और यार अभी चल रहा है वैसे, हाँ बहुत कंफर्टेबली आपको समझ आ रहा होगा वैसे, तो ठीक है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टेस्ट का सिलेबस जितना भी अभी हो गया है सिलेबस वहां तक है आपका, समझ गए आप। मतलब आपसे वर्क फॉर एनर्जी में भी अप टू पोटेंशियल एनर्जी तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इंक्लूडिंग ये कन्वर्जन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स में, फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी में, यहाँ तक का। ठीक है, यस सर। तो अगर किसी को डाउट पूछना है तो वो वेट कर सकता है, और अगर नहीं पूछना है तो आप लीव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसमें थोड़ा और भी एक आध बच्चे हैं जिन्होंने डाउट के लिए बोला है, मैं उनको इसी क्लास में बुला रहा हूँ, इसी वाले लेक्चर में, तो उनका डाउट डिस्कशन होगा। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। सो मैंने आपको बस एक ही डाउट पूछा था व्हाट्सएप पर, क्या आप वो एक बार बता सकते हो? बता देता हूँ बेटा। हाँ बेटा रुको, मैं तुम्हारा क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ। हाँ सर। अच्छा हाँ ठीक है, तो इसमें कहाँ तुम क्या गलती कर रही हो?